Welcome to another episode, and today I have Dr. Manish Agarwal who's joined me, a distinguished orthopedic and a joint replacement surgeon renowned for his expertise in treating arthritis and performing advanced level joint surgery. His hospital, Sudha Orthopedic and Gynec, is committed to providing highest quality orthopedic care. Beyond his professional accomplishment, he is also a compassionate cyclist, marathon runner, and a fitness expert, and somebody who believes in holistic health and well-being. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation, Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you so much, Dr. Manish Agarwal, for joining me today. I'm really looking forward आज के conversation के लिए because आपकी खुद की journey बहुत interesting रही है. Where back in 2008 आपका एक अच्छा setup था regarding orthopedic and आपने decide किया that I'll pack all my bags and come to Udaipur. वो decision आपने क्यों लिया? Can you share a little on that? Because it takes a lot of courage to do something like that. Yes, उस समय बहुत बड़ी बात थी 2008 में. Correct. When I took that decision, क्योंकि अहमदाबाद is a hub for orthopedics. Absolutely. और वहाँ orthopedics का काफ़ी scope है, काफ़ी patients from all over the surrounding area, राजस्थान, उदयपुर से भी लोग वो सभी लोग वहाँ आते थे ट्रीटमेंट के लिए. हमारे पास भी आते थे, मेरे खुद के रिलेटिव्स बहुत आते थे. तो और 20 साल अहमदाबाद में हो गए थे ऑलरेडी. तो जब डिसीजन लिया तो सभी ने मुझे अपोज किया कि क्यों आप उदयपुर जा रहे हैं, और वहाँ तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है. और उस समय वाकई ऐसा माहौल था कि उदयपुर में ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, नहीं कराना चाहिए. अच्छा, हाँ, क्योंकि सब अहमदाबाद जाते थे. एग्जैक्टली. एंड आई वाज डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट्स. तो जॉइंट रिप्लेसमेंट उदयपुर आके करना तो और भी बड़ा स्ट्रगल होने वाला था. अच्छा, ये आपको पहले से पता मुझे था? अंदाजा था. बट एक तो मे बी लव फॉर द सिटी, नेटिव है, और सेकेंडली थोड़ा फ्यूचर या आगे का विजन था. Correct. कि अभी नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में होगा. राइट. तभी आप एक पायनियर है आपके ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, राइट? हाँ, स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट्स. क्योंकि जब मैंने पहले दूसरे जॉइंट्स यहाँ किए थे 2010 में 11 में, तो दूसरे लोग नहीं कर रहे थे. दूसरे ज़्यादा लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट उस समय कर ही नहीं रहे थे. करेक्ट. वो इनिशियल केसेस में से ही था जो उदयपुर में हुए थे. और बड़ी मुश्किल थी पेशेंट्स को कन्विंस करना, पेशेंट्स को विश्वास दिलाना कि यहाँ भी हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा. सेम फैसिलिटीज, सेम इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ भी अवेलेबल है. लेकिन जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, उन लोगों ने कराया, रिजल्ट्स आए, और धीरे धीरे फिर और पेशेंट्स आने लगे. धीरे धीरे और भी डॉक्टर्स आए, मेडिकल कॉलेजेस आए उदयपुर में. आज उदयपुर अपने आप में मेडिकल का एक बहुत बड़ा हब बन गया था. 6 जहाँ मेडिकल पे कॉलेजेस. हाँ, हर तरह की स्पेशलिटी का वर्क हो रहा है. तो आई थिंक आई वाज करेक्ट, मेरा विजन सही था. जो लोग मुझे मना कर रहे थे, नाउ दे एग्री कि हाँ, नहीं, यू डिड द राइट थिंग. वो अब वो कह सकते हो, मैंने कहा था ना, वो वाला डायलॉग. हाँ, एग्जैक्टली. क्योंकि प्रोबेबली मैं जो मेरे को सक्सेस यहाँ मिली वो अहमदाबाद में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ एक सैचुरेटेड मार्केट होगा. हाँ, वहाँ एक भीड़ में मैं गुम हो जाता. इतना वैसा जो आज यहाँ कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पाता. Okay, so I guess वो एक blessing in disguise. See, initial कुछ struggle years थे, but then today so you've excelled and you're very accomplished in your field. हाँ, आप कंसिस्टेंटली कुछ करते रहो और ऑनेस्टली करते रहो तो मुझे लगता है सब सही हो जाता है. कहीं भी रहता, मैं शायद वहाँ रहता तो भी आ ही जाता, हो जाता. Of course, right. So moving on to orthopedics, or when it comes to basic health issues, when it comes to our bones, generally क्या common complaints आ रही है in the current era? Like, do most people complain of knee issues, basic joint pains? क्या ये बहुत common है आज के era में? हाँ, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बढ़ गई है और उन प्रॉब्लम्स की एज घट गई है. जो पहले थोड़े लेट एज में बुढ़ापे का एक साइन माना जाता था, अब यंगस्टर्स को भी हो रहा है, राइट सर? अधिकतर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जो है वो दे आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज. They are the result of I was just going to come क्यों होती है, but like you rightly said, lifestyle. Most of them are a result of our poor lifestyle, sedentary lifestyle, poor diet, lack of exercise, obesity, पुअर न्यूट्रिशन, ये सब रीजंस रहते हैं. लॉन्ग सिटिंग आवर्स. हमारी ओल्ड एज की जो जनरेशन थी, जो पहले की जनरेशन थी, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है. वो लोग काफ़ी चलते थे, साइकिल यूज करते थे, उठक बैठक भी होती थी, थोड़ी बहुत होती. मेरे फादर और बताते हैं उनके टाइम पे वो लोग
8-8 10-10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे कम्यूट के लिए, क्योंकि कोई साधन नहीं था। यस करेक्ट। हाँ, एग्जाम देने के लिए स्कूल चले जाते थे, तो बहुत वॉकिंग और ये सब था। और आज की डेट में इवन विलेजेस में भी अब वॉकिंग बंद हो गया है। मेरे पास गांव के पेशेंट्स आते हैं, दे आर इवन आल्सो नॉट वॉकिंग। सब जगह मोटर बाइक्स हैं, करेक्ट, व्हीकल्स है, तो पीपल आर नॉट वॉकिंग। करेक्ट, हाँ, वो एक मसल स्ट्रेंथ वैसे पुअर होती जा रही है, चल नहीं रहे लोग। और साइकिलिंग तो बंद ही हो गया है, साइकिलिंग कम्यूट तो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। करेक्ट, अब तो ये एक पैशन हो गया। इफ यू साइकिल यू आर अ पैशनेट साइकिल। पहले एक डे टू डे लाइफस्टाइल में साइकिल होती थी, वो अब चला गया। कम्यूट में अभी साइकिल का इस्तेमाल नहीं होता। वी डोंट हैव साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। दैट इज वेरी ट्रू। अभी जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपनी कार पार्क की है, अभी मेरे को साइकिल पार्क करनी होती तो इवन देयर इज नो साइकिल पार्किंग फैसिलिटी। करेक्ट, साइकिलिंग लेन्स वो एक अलग ही इशू है। तो और अभी जो एक यंग जनरेशन आ गई है जो कॉर्पोरेट में जॉब करती है, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे आसपास, तो उनके वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबे वर्किंग आवर्स है, बहुत लंबा सेटिंग रहता है, उन पे वर्क का बहुत प्रेशर होता है, तो प्रोबेबली दे आर नॉट फाइंडिंग टाइम। राइट। और फिर उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी ऐसी है, दे वेक अप वेरी लेट, बहुत लेट तक वो जागते हैं। वीकेंड्स पे सोशलाइजेशन, पार्टीज, ये भी बहुत एक फैक्टर प्ले करता है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। करेक्ट। सो जस्ट एन एक्सटेंशन टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज आल्सो सीन इज कि एक तो फूड अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं है, प्लस लोगों को क्या ऐसे साइंस होने चाहिए जिससे वो पता करे कि भाई नाउ या तो ये नी पेन इज नॉट अ रेगुलर नी पेन, शायद कुछ एक बार एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हिप या रेगुलर अगर कोई बोन इशू हो, तो कुछ आप मुझे साइंस बता सकते हैं दैट यू नो वी एज यंग इवन एल्डरली टेंड टू इग्नोर, नहीं ये तो सर्दियां है, दर्द तो होता है, ये हम बहुत कैजुअली इग्नोर कर लेते हैं। एक्चुअली नी जॉइंट की ही बात करें तो नी जॉइंट में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन कंडीशन है। विमेन में तो ये बहुत कॉमन है, विमेन में भी और मेन में भी काफी कॉमन है। और दे एंड अप इन नी रिप्लेसमेंट, जो मैं करता हूँ बाद में। हाँ, जब जॉइंट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है तो हमें रिप्लेसमेंट करना होता है, लेकिन उसके अर्ली सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि सीधा जॉइंट खराब नहीं होता, जॉइंट के ऊपर एक पतली लेयर होती है कार्टिलेज की, तो वो कार्टिलेज थोड़ा सा डैमेज होना शुरू होता है। उस स्टेज को कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं मेडिकल भाषा में। और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ये रहते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा बैठ के उठने में, एंटीरियर आगे की तरफ नी में दर्द होना, या मॉर्निंग में उठते तो नी में थोड़ी स्टिफनेस होना, स्टेयर क्लाइंबिंग या उतरने में थोड़ी सी परेशानी होना। So when you say परेशानी सर, ये पेन बेस्ड? पेन या डिस्कम्फर्ट, पेन भी नहीं होता अर्ली स्टेज में। तो ये कॉन्ड्रोमलेशिया आज से 10 साल पहले हम बोले तो ये 40s में दिखता था, जब पेशेंट 40 के बाद। अब हम ये इवन अर्ली 30s में भी देख रहे हैं, एज यंग एज 27-28 की एज में भी मैंने देखा है। आपके पास इतने यंग पेशेंट्स भी आते हैं? हाँ, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं, और कुछ भी हाँ, और ये जब से ऑनलाइन डिलीवरीज शुरू हो गई है ये फूड की, स्विगी और जोमेटो, तब से तो फूड की क्वालिटी और वो बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि अब तो घर बैठे ही वो सब आ रहा है। पहले तो एक जगह रेस्टोरेंट में जाके आपको ऑर्डर करना पड़ता था, लेकिन अब तो इट्स इजीली अवेलेबल एट योर होम। तो सर जैसे यंग हो गया या 40s में हो गया, मेनली उनको ये ध्यान रखना है जब अगर वो सीरिया चल रही है या एनीवे वेयर द नी इज बीइंग बेंट और अगर दर्द हो रहा है, तो इट्स टाइम टू मीट समबडी एंड दर्द। यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स। एक तो ये अर्ली सिम्टम्स जब आ गए तब, सेकेंडली इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। yes, वो तो आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल। हाँ, तो यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है नी पेन की या नी आर्थराइटिस की, तो आपको बिल्कुल सचेत हो जाना है। एंड द ओनली वे टू प्रिवेंट इट इज एक्सरसाइज। राइट। और वो मसल स्ट्रेंथ। हाँ, और ये मैं खुद के साथ जो हुआ वो भी मैं बता सकता हूँ। आप खुद भी फिटनेस में बहुत हैं, you're a cyclist yourself. So I was not like this ever. मैं फिटनेस में हूँ पिछले करीब 7 years से। Okay. हाँ, before. So was that also a reason कि आप इतने young patients देख रहे थे? You said that maybe even I should get into it. 7 years पहले मैं भी बहुत obese था। हाँ, मेरी वेस्ट 36 इंच थी। It's just so hard to imagine you that way right now. और मेरे को ये नी पेन शुरू हो गया था, ये अर्ली सिम्टम्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे। द हॉस्पिटल वेयर आई वाज वर्किंग, तो वहाँ की स्टेयर्स चढ़ते वक्त मुझे दिक्कत आती थी। अच्छा। और मैंने देखा कि मेरे सारे सिम्टम्स आ गए हैं। आई वाज 37 एट दैट टाइम।
तो मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा, और मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। मेरे ग्रैंडफादर, जो पैटर्नल अंकल्स, ताऊजी, सबके घुटने खराब हो गए कम एज में। सो आई थॉट कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भी हालत, मैं जो ऑपरेशन करता हूँ मेरे को खुद ही कराना पड़ जाएगा। सो देन आई स्टार्टेड साइकिलिंग इनिशियली, व्हिच इज द बेस्ट फॉर्म फॉर लाइक समथिंग लाइक दिस। और उससे पहले भी मैंने एक्सरसाइज और फिटनेस के काफ़ी ट्राई किए थे कि मैं कुछ करूं, पर मैं कभी कंसिस्टेंटली कुछ कर नहीं पाया। फिर मैंने साइकिलिंग में आई एंटर्ड। स्टार्टिंग में तो जस्ट एक्सरसाइज के तौर पे ही किया था, और फिर धीरे धीरे आफ्टर 7-8 years अब मैं You're a true cyclist and marathon runner as well. Yes, I'm running marathons. I'm doing long distance cycling, gymming, everything, and now that has gone. That has gone. अच्छा, ये ऐसा है कि एक्सरसाइज से आपने literally इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स हो गया, रिवर्ट बैक हो गया। ओके, मुझे लगा कि ऐसा होगा कि एक डैमेज हो गया तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स हो गया, वो आवाज आनी भी बंद हो गई। वो जो चेंजेस मैंने MRI में चेक किए थे पहले और अब में, वो खत्म हो गए। ओके, सो आई गेस ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आई कुड फाइट दैट डिजीज, मैंने खुद को बचा लिया। तो यही सबको करना है। करेक्ट, अर्ली सिम्टम्स आते ही के लाइफस्टाइल चेंज करनी है। लाइफस्टाइल चेंज करनी है। सर, नी के बारे में तो आजकल फिर भी बहुत अवेयरनेस हो गई है, एंड अब तो यंग में, जैसे आपने बोला, एंड पीपल हैव गॉट इनटू एक्सरसाइजेस, बट व्हेन इट कम्स टू हिप रिप्लेसमेंट, ये तो हम कंप्लीटली ओल्ड एज से एसोसिएट करते हैं, या कभी एल्डरली लोग गिर गए एंड यू नो वो फ्रैक्चर हो गया एंड देन इट इज अ बिग इशू। नाउ क्या हिप में भी ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं? क्या आपने कुछ नोटिस किया है कि कुछ केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं इन द करंट टाइम्स? हिप का तो आई वुड से एक कंडीशन होती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड। एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी जो फीमर का जो हेड होता है, उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ, द फीमर बोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर कोविड सडनली मेरे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ओह, इज इट? कोई मतलब, एंड दे आर ऑल यंग पेशेंट्स, दे ईदर हैड कोविड और just a exposure of COVID, और अभी इस पे भी studies, so that virus impacted that bone, something like that? हाँ, कुछ माइक्रो ब्लड सप्लाई पे उसका इफेक्ट था। Okay. स्टडीज आर गोइंग ऑन कि एग्जैक्टली क्या इटियोलॉजी है, बट हाँ, कोरिलेशन हम बैठा चुके हैं। तो यंग पेशेंट्स में हिप की प्रॉब्लम ज्यादा है ओल्ड के कंपैरिजन में। राइट। एवियन जिसको हम कहते हैं, या ऑस्टियोनेक्रोसिस कहते हैं, जिसमें यंग एज में हिप जॉइंट पूरा अपने आप खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है on its own only। हाँ, it's like वो self destruction हो जाता है। एग्जैक्टली, उसमें ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है और वो हिप जॉइंट खराब होने लगता है, एंड वी हैव टू रिप्लेस इट एट यंग एज, विच इज नॉट गुड, क्योंकि पेशेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं उनकी एज 20s में या 30s में है, एंड वी हैव टू रिप्लेस दैट जॉइंट, क्योंकि वो जॉइंट इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। विथ डैमेज हिप यू कैन नॉट डू एनीथिंग। You cannot do anything, और एक और रीजन जो यंग पेशेंट्स में मैं देख रहा हूँ हिप एवियन का, वो है स्टेरॉइड इनटेक। अच्छा, वो जिम्स के कारण? हाँ, कहीं भी, मतलब या तो कभी कोई नॉर्मल मेडिकेशन में भी हो सकता है। हाँ, कई कुछ मेडिकेशंस में भी होता है। कोविड की भी मेडिकेशंस में स्टेरॉइड था, तो हमें कुछ पेशेंट में ये भी लगता है कि उस समय उन्होंने स्टेरॉइड लिया होगा, लेकिन स्टेरॉइड बीइंग गिवन एज अ हेल्थ सप्लीमेंट बाय क्वैक्स और मे बी सम जिम ट्रेनर्स। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी जिम ट्रेनर्स स्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन आजकल यंगस्टर्स हैं, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी मसल बल्क चाहिए, तो वो फिर स्टेरॉइड ले लेते हैं आपस में। उन्हें लगता है कि इससे कुछ नहीं होता है, बट मैं शायद साल के कम से कम 25 to 30 हिप जॉइंट ऐसे चेंज करता हूँ जो स्टेरॉइड इंटेक से हिप खराब होते हैं। माय गॉड। हाँ, तो ये तो ऐसा हो गया कि वो जिम गए थे शायद रिवर्स करने के लिए, पर और वर्स हो गया। हाँ, तो मेरे हिसाब से मेरा यही सबको हाँ, एग्जैक्टली, हमारे मीडियम के थ्रू आप यदि जिम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आएंगे, बस कंसिस्टेंटली उसको करते रहे। राइट। और एकदम से बल्क बनाने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, बल्क भी आ जाएगा यदि कंसिस्टेंटली करेंगे। और नॉर्मल प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप लेंगे, वे प्रोटीन और ये सब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट टेक स्टेरॉइड। और अनलेस इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। और जो सप्लीमेंट्स है उनकी भी ऑथेंटिसिटी आपको पूरा चेक करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी स्टेरॉइड्स का एडल्ट्रेशन काफी कॉमन है। राइट। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मेरे खुद के ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं जो सडनली एकदम
जिमर्स बन जाते हैं, दे स्टार्ट गोइंग टू द जिम एंड दैट अनफॉर्चुनेटली उनका नी ठीक होगा बट प्रॉब्ली दे डूइंग अ लॉट ऑफ वेट्स और शायद उन्होंने किया नहीं होता है, तो एक्चुअली उनके नी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं. तो does that happen because of lack of proper knowledge of exercising, या वो नी पे शायद उन्हें कभी ध्यान नहीं दिया होगा और suddenly overuse, wrong use of the knee के कारण ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट्स जिम में करेंगे. एक तो whenever you start doing it तो Correct. इनिशियली पेन होना तो नॉर्मल है, Normal, क्योंकि अच्छा. योर बॉडी इज नॉट हैबिचुअल Correct. फॉर दैट वो एक्सरसाइज. मसल बिल्डिंग में टाइम तो इनिशियल पेन की तो कोई चिंता की बात नहीं है. स्टार्ट तो जब भी करेंगे तो पहला 1-2 महीना पेन पेन रहेगा, रहेगा. करेक्ट. है ना. तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. जिम इंजरीज होती है यदि गलत तरीके से एक्सरसाइज की जाए तो इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज तो आप किसी जिम ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनर रख के हाँ हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं. राइट राइट. और बाकी गो स्लो, गो स्टडी, स्पेशली एकदम से जंप नहीं करना है किसी को दिखाने के लिए, है ना. आजकल यंगस्टर्स में मैं जो इंजरी देखता हूँ, जिम इंजरीज, हाँ वो यंगस्टर्स में, यूथ में मैं देखता हूँ मसल्स टेयर हो गए, लिगामेंट टेयर्स हो रहे हैं. हाँ मेनली मसल टेयर हो जाते हैं, नर्व पुल हो जाती हैं कॉमनली, इतनी कि वो नर्व वर्क करना बंद कर जाए, डैमेज हो जाती है. उप्स. पर वो दे सडनली जंप टू अ एक्सट्रीमली हैवी वेट, वो 50 किलो, 100 किलो, 80 किलो, तो ग्रेजुअली जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. करेक्ट करेक्ट. एंड वो आई थिंक वो एक ओल्ड सेइंग है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. वो हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर है, करियर में भी और करियर में भी, आई थिंक इन लाइफ इन जनरल. राइट. सर, now when it comes to surgeries with joint replacement, hip and knee replacement, आजकल technology has taken over and there's been a lot of precision. बिल्कुल. So कुछ उसके बारे में बताइए कि आप आपकी surgeries में कितना technological use कर रहे हैं. नहीं, टेक्नोलॉजी तो यूज़ हो रही है, स्पेशली जो डिज़ाइनिंग है, ergonomics, ये जो भी जॉइंट्स की कंपनियां हैं वो डिज़ाइनिंग में हर साल टाइम के साथ चेंजेस लाती रहती है, उन्हें अडेप्ट करने के लिए जितना क्लोज टू ह्यूमन बॉडी हो सके वो है. सर्जिकल टेक्निक हमारी इम्प्रूव हो गई है. नाउ वी आर गिविंग वेरी स्मॉल इंसिजन, मिनिमल इन्वेजिवनेस, तो ब्लड लॉस बहुत कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है. रिकवरी इज फास्ट. आजकल हम नी रिप्लेसमेंट के बाद इमीडिएटली कुछ घंटे में पेशेंट वॉकिंग शुरू हो जाती हैं, और नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, मैक्सिमम 2 डेज में वो डिस्चार्ज भी हो जाता है, घर चला जाता है. राइट. तो बैक टू रिकवरी फास्ट हो गया है, प्रिसीजन बेटर हो गया, प्रिसीजन बेटर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन बेटर हो गए, कई सारे नए चीजें आ रही है, जैसे एआई का इस्तेमाल, रोबोटिक्स का इस्तेमाल, हाँ, तो वो भी हम धीरे धीरे उनको भी यूज कर रहे हैं, अपना रहे हैं. करेक्ट. तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टुवर्ड्स इन अ वेरी राइट डायरेक्शन. करेक्ट. टुडे मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी को हैंड इन हैंड वैसा हो गया है. एडवांसमेंट हर चीज में हो रहा है, जॉइंट्स की डिजाइन में हो रहा है, जॉइंट्स के मटेरियल में हो रहा है, जिससे उनकी लॉन्जेविटी ज्यादा हो. जैसे हम देख रहे हैं यंग पेशेंट्स में हमें करना पड़ रहा है, तो फिर उसको उतने साल चलना. हाँ, तो मटेरियल में वो बहुत रिसर्च हो रही है और मटेरियल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. तो जो भी सिरेमिक यूज हो रहा है तो वो और हाई ग्रेड सिरेमिक यूज हो रहा है, जो भी एलॉय यूज हो रहा है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है. करेक्ट. जो पॉलीथिलीन यूज होता है तो उसमें अब जैसे हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन, तो उसको और उसका ड्यूरेबिलिटी 360 डिग्री एडवांसमेंट हो रहा है, सभी तरफ से एडवांसमेंट हो रहा है. और जो एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे 15 साल से 20 साल से, तो वो टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ भी प्रिसीजन बढ़ता है. करेक्ट. सर, गोइंग अंडर द नाइफ हमेशा एक स्कैरी एक्सपीरियंस होता है. इफ यू आस्क मी आल्सो, मुझे भी डर लगता है, बट बिकॉज यू बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 15+ years, अभी आपने जैसे बोला, डू यू थिंक ये फियर जो था अराउंड नी सर्जरी, जिस लाइक अरे घुटने कौन बदलेगा, काम तो चल ही रहा है, थोड़ा और खींच लेंगे, डू यू थिंक दैट पर्सपेक्टिव हैज चेंज, वो माइंडसेट बदला है? लाइक पहले 10 आते थे तो उसमें से 2 कराते थे, क्या अब ये नंबर बढ़ गया है? बहुत तो नहीं बदला है, अभी भी हमारे इंडिया में लोग डरते हैं. प्लास्टिक सर्जरी से डरते नहीं, पर नी सर्जरी से डरते हैं. बहुत डरते हैं. मतलब यदि हम जो नी रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं और जिनको वाकई रिक्वायरमेंट है, उनमें से सिर्फ 1% की कर रहे हैं. अच्छा. 99% आर स्टिल सफरिंग, दे आर स्केयर्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस. और जनरली यही रीजन होता है कि एक तो ऑपरेशन तो हमेशा एक डर रहता ही है. सर्जरी को लेकर मिथ्स भी क्रिएट हो जाती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. कई सारे रीजंस हम डॉक्टर्स के क्रिएटेड भी हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट
का डिसीजन लेना कि नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एक सर्जन को बहुत केयरफुली लेना होता है। तो मेरे पास जब पेशेंट आता है नी पेन लेकर तो मैं बहुत क्लोजली उसको एग्जामिन करता हूँ कि उसका जो पेन है वो प्योरली नी की वजह से है, बिकॉज उस एज में जब पेशेंट आता है मोस्टली 60+ होता है तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं। पेशेंट को साइमल्टेनियसली स्पाइन का भी प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी रेडिएटिंग पेन लेग में आता है। अधिकतर पेशेंट हमारे यहाँ डायबिटिक होते हैं तो दे हैव अ न्यूरोपैथी, तो उसका भी पेन आता है। तो ओबेसिटी भी एक रीजन हो सकता है, और एक फाइब्रोमाइल्जिया एक कॉमन कंडीशन है फीमेल्स में जिसकी वजह से भी जनरलाइज पेन रहता है। अच्छा। तो एज अ सर्जन मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि उसको जो पेन है वो नी आर्थराइटिस की वजह से ही है। क्योंकि देयर कैन बी साइमल्टेनियस अदर प्रॉब्लम्स इन द सेम पेशेंट और वो पेन का कारण ज्यादा है और नी आर्थराइटिस ना हो, ये हो सकता है। तो स्पेशली मैंने देखा है कि हमारे रिप्लेसमेंट्स में भी कुछ सेंटर्स जो बहुत ही हाई वॉल्यूम या नंबर्स पे वर्क करते हैं, वहाँ ये चीजें बहुत मिस हो जाती हैं। दे डोंट गो इन दैट मच डिटेल, वो बस एक्सरे देखते हैं कि हाँ नी में जॉइंट स्पेस कम है, पेशेंट वांट सर्जरी, जाओ फैक्ट्री की तरह, हाँ जाओ। फिर वो पेशेंट डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं बिकॉज दे हैव पेन ड्यू टू सम अदर रीजन एंड दे वो पेशेंट से उस पेशेंट का तो नुकसान होता ही है उस गलत डिसीजन से। उसके आस पड़ोस के जो पेशेंट हैं जिनको वाकई नी पेन है, नी आर्थराइटिस है, वो लोग उसके चक्कर में सर्जरी अपना कैंसिल करा देते हैं, वो बेचारे दर्द में रहते हैं। करेक्ट। तो एज अ सर्जन मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डायग्नोसिस सही करूं और जिसको जरूरत हो उसी को रिप्लेसमेंट करूं। एथिकल प्रैक्टिसेस तो मेडिकल फील्ड में बहुत मेरे सेंटर पे तो मैं इतने पेशेंट्स को मना करता हूं आगे से कि नहीं यू डोंट हैव, वो मेरे पास आते हैं कि सर रिप्लेसमेंट कराना है, 3 जगह बोल दिया है हमें, एंड आई हैव टू टेल देम आफ्टर क्लोज एग्जामिनेशन की नहीं यू डोंट हैव, मतलब योर पेन इज नॉट प्राइमरली बिकॉज ऑफ नी जॉइंट, यू हैव अदर प्रॉब्लम्स, उसका हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे। So but that's wonderful. I mean, I'm so glad आप ethically ये practice कर रहे हैं। एथिकली तो क्या, यदि मैं नहीं करूंगा तो उसका पेन ठीक नहीं होगा, उससे तो मेरा ही नुकसान है। करेक्ट, हाँ वैसे if you look at it, right? हाँ। सर एक बार जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद एक पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए so that you know एक तो उसकी पर्सनल रिकवरी भी जल्दी हो, उसका पेन वैसे आपने बोला कि वो तो 2-3 घंटे में ही चलना स्टार्ट कर देते, बट फिर भी इज देयर सम बेसिक केयर दैट दे शुड टेक आफ्टर द सर्जरी? बहुत ज्यादा तो ऐसा ध्यान नहीं रखना होता है आजकल, वी अलाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग आफ्टर सर्जरी। हाँ साइकोलॉजिकल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। पेशेंट शुड बी फुली कन्विंस्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द सर्जरी। मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आप खुद कन्विंस हो या आपके घर वालों ने कन्विंस किया? समटाइम्स घर वाले पुश करते नहीं करा लो, और पेशेंट खुद कन्विंस नहीं है तो वो पेशेंट फिर सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि पेन जो है उसमें एक इमोशनल कंपोनेंट, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी होता है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल थिंग। Correct. तो वो चीज को मैं हैंडल नहीं कर सकता। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पेशेंट खुद कन्विंस्ड है, तभी वो रिप्लेसमेंट कराएं। राइट। तो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपके ज्यादा नंबर्स सेटिस्फाइड हो गए और उससे नंबर्स अपने आप इंक्रीज होते हैं और फिर पेशेंट्स का डर भी कम हो जाता है। Correct. आप एक जेन्युइन पेशेंट केयरफुली सिलेक्ट करके उसका रिप्लेसमेंट करते हैं, वो जब अच्छा होता है तो वो अपने आप ही 5-6 पेशेंट्स आपको भेज देता है कि हाँ मेरा हो गया और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके कराओ। सर गठिया या रूमेटोलॉजी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है आजकल ना, इसके बहुत मिथ्स भी है, कुछ लोग इसके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और आप इस एरिया में स्पेशलाइज करते हैं। सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि कुछ 1-2 मिथ्स आप शेयर करें और इसके ट्रीटमेंट्स क्या है एंड हाउ इफेक्टिव आर दे? बिल्कुल सही है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, प्रेवलेंस भी अच्छा खासा है हमारे इंडिया में, स्पेशली इन फीमेल्स। करेक्ट। इट्स बेसिकली एल्डरली पॉपुलेशन में थोड़ा ज्यादा है? नहीं, एल्डरली में इतना नहीं होता, ये बहुत कम एज में, यूजुअली 30s 40s में स्टार्ट हो जाता है। होने में तो बच्चों को भी हो सकता है, जुवेनाइल केसेस भी होते हैं, जनरली मिड 40s में कई बार लेट ऑनसेट भी होता है, बड़ी एज में भी आता है। इट्स बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून यानी जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है और एंटीबॉडीज बन जाती है खुद ही के बॉडी के अगेंस्ट। तो इट्स बेसिकली डिजीज ऑफ जॉइंट्स के अंदर जो साइनोवियम होता है वो डिजीज होने लगता है और मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। मल्टीपल जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, हाँ, और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं।
और इसमें जो की है वो है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, अर्ली ऑनसेट ऑफ द ट्रीटमेंट। राइट, और जो हर myths- मेडिकल कंडीशन में जरूरी हाँ होता हाँ है। एग्जैक्टली। और मिथ्स तो बहुत है इस डिजीज को लेकर। बहुत कॉमन मिथ ये है कि दवाइयों से डरते हैं, दवाइयों को लेकर भ्रांतियां है कि दवाइयां नुकसान पहुंचा देगी, दवाइयाँ और बढ़ाएगी इसको। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को पेशेंट से पूछना पड़ता है कि तुम्हें डर बीमारी से नहीं लग रहा, सिर्फ दवाई से डर लग रहा है? दवाई तो बचा रही है भाई। तो पहला लेसन मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जब पेशेंट पहली बार आता है तो वो कंसल्टेशन 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर का रहता है, इन विच आई You sensitize the patient about the problem. एग्जैक्टली, आई सेंसिटाइज, आई एजुकेट। मुझे लगता है पेशेंट को ट्रीटमेंट में मेडिसिन से ज्यादा रिक्वायरमेंट पेशेंट एजुकेशन की होती है। हाँ, करेक्ट। दैट पेशेंट हैज टू लिव विद द डिजीज फॉर एंटायर लाइफ। आने वाली पूरी जिंदगी उसी बीमारी के साथ जब रहनी है तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। Correct. एक डॉक्टर जितना नहीं भी तो भी काफी पता होना चाहिए कि वो डिजीज क्या है, क्यों हो रही है, उसका सही ट्रीटमेंट क्या है, जिससे कि वो कंफ्यूज नहीं हो। मैंने देखा है कि हमारी फील्ड में डॉक्टर्स कई बार पेशेंट्स को एजुकेट इतना नहीं करते हैं। वो जस्ट बोलते हैं कि हाँ ये बीमारी है, ये दवाई ले लो, और एजुकेशन पार्ट वो खा जाते हैं। तो फिर क्या है, पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो फिर अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं। गूगल से भी ठीक है, उससे पहले तो सबके घर में ही डॉक्टर हैं, सबको राय तो सब बड़े कॉन्फिडेंटली देते हैं कि आप तो ये खा लो, ये लीजिए, सुबह उठ के देखिए, भाग के देखिए, ये सब करें। सो दे कंफ्यूज। तो मैं पेशेंट को पहली बात यही बोलता हूँ कि मैं तो बता ही रहा हूँ, आप घर जाके, मैं खुद पेशेंट्स को बोलता हूँ आप गूगल पे देखिए। मुझे नहीं लगता कि गूगल हमेशा ही नेगेटिव है जैसा कई डॉक्टर्स को लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को गूगल पे डालिए, इसके बारे में जितनी जानकारी है पढ़िए, उसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है उसको पढ़ के, लेकिन हाँ बेसिक चीजें आपको पता लगने लगेगी। और मेडिसिन से डरना नहीं है। मेडिसिन का नाम ही, जो हम दवाइयाँ देते हैं उनको हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं, मतलब वो बेसिकली डिजीज को मॉडिफाई कर सकती हैं, डिजीज को जॉइंट्स का डैमेज करने से रोक सकती हैं। तो मेरा यही एडवाइस है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो जल्दी रूमेटॉइड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट हम लोगों के पास आए और जल्दी दवाई शुरू करिए। करेक्ट, आई गेस दैट्स द राइट वे अहेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाइट, एक्सरसाइज वो तो है ही है। वो तो है ही है, राइट। सर, आप खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है कि आधे जो भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से आते होंगे वो आपकी कहानी सुन के उनका मन करता होगा हमें, अगर हमारी लाइफस्टाइल बदले तो हम चेंज ला सकते हैं। यू आर इनटू फिटनेस, यू आर अ साइक्लिस्ट, यू आर अ मैराथन रनर। आप कितने किलोमीटर साइकिल करते हैं, यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम सो वेल, वेयर आई थिंक प्रॉब्ली 2-3 hours in a day you dedicate to your fitness and in general mental well-being and all of that. I want to know a little more on this कि आप ये कैसे मैनेज करें। Even I'll get a little inspired today then. ऑडियंस तो होगी पर मैं भी हो जाऊंगी। कॉमन रीजन है, जैसे ही मैं पेशेंट को बोलता हूँ एक्सरसाइज करो तो वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। करेक्ट। एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सबको मैं बोलता रहता हूँ, वो बस इंस्पायर ही होते हैं कि हाँ हम आपसे इंस्पायर्ड हैं, कर नहीं पाते होते हैं इंस्पायर, तो फिर एक्शन में। तो आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट का एक रूल है जो मुझे भी किसी ने बताया था कि रूल ऑफ 8-8-8 कि भाई आपके 24 घंटे हैं, उसको 8-8-8 3 भागों में डिवाइड करो। 8 घंटे आप काम करो, 8 घंटे आपके स्लीपिंग आवर्स हो, और बचे हुए 8 घंटे आपके हैं। वो आप कैसे उसको आपको कैसे यूज करना है, बिकॉज यू हैव टू गिव दैट टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो। बच्चों को भी देना है, फैमिली मेंबर्स को भी देना है, खुद को भी देना है, और खुद को भी देना है। तो मुझे लगता है वो 8 घंटे तो बहुत है, उसमें से निकल सकता है टाइम। यदि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एक बार आ जाए तो समय निकाला जा सकता है, सभी निकाल सकते हैं। 8 घंटे वो जो मैं बता रहा हूँ वो सबके पास है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ओवर सोशलाइज कर रहे हैं आजकल। सभी एज ग्रुप्स, ओल्ड एज वाले भी और यंग एज वाले भी, बहुत ज्यादा गैदरिंग्स है, बहुत सोशलाइजेशन है, बहुत पार्टीज हैं। थोड़ी बहुत स्किप कर सकते हैं, मैं बहुत सारी स्किप करता हूँ क्योंकि वो तो स्किप करनी पड़ती है, तभी आप जल्दी सो सकते हो, जल्दी उठ सकते हो और ये सब कर सकते हो। राइट। एंड ऑल्सो वांटेड टू नो फ्रॉम यू, कुछ आपने कुछ बड़ी एक्साइटिंग कुछ साइक्लिस्ट कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया है, कुछ उसके बारे में बताइए, व्हिच हैज बीन वन ऑफ योर मोस्ट एक्साइटिंग वंस, और अ मैराथन। हाँ, वैसे तो मैं एमेच्योर साइक्लिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। करेक्ट। और बट हाँ, मैं कंसिस्टेंटली पिछले 7-8 ईयर्स से महीने की 700 to 800 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ। ओह वाओ। साल की ऑलमोस्ट 8,000-9,000 किलोमीटर्स मेरे हो जाते हैं। और आई एम मोर ऑफ अ माउंटेन साइकिलिस्ट, सो हिल्स में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं। तो वो मेरा एक पैशन है। वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो एक पैशन है। बट हाँ, कॉम्पिटिशन्स तो नहीं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग मैंने की है, उदयपुर टू
like Jaisalmer to Gujarat Statue of Unity to Udaipur to Jaipur, some expeditions in Himalaya, Leh Ladakh. And they were all Spiti. cycling, or were you also running? Cycling. Okay, They are cycling. mainly cycling. Running I do less often, mainly to run marathons जो होते हैं, Correct. ऑफिशियल मैराथन्स जो होते हैं, Correct, सो दैट आई कैन पार्ट. और रनिंग आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ. रनिंग इज वेरी, इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम. Yes. तो And equipment की भी कोई जरूरत नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. तो साइकिल ना तो करने का मेरा बहाना हो मेरा सकता है. पर डे का जो मेरा 3 एक्टिविटीज है, फिटनेस एक्टिविटीज, रनिंग, साइकिलिंग, जिम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम आई हैव ऑन दैट पर्टिकुलर डे. right. यदि बहुत कम टाइम है तो आई विल क्विकली वेयर माई शू एंड रन. आई विल रन 5 किलोमीटर इन 25 मिनट्स एंड आई विल कम बैक. तो 25 मिनट्स निकलते हैं. थोड़ा ज़्यादा समय है तो आई डू जिम लाइक 1 आवर समथिंग. और थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो फिर मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ. तो यू कैन मैनेज इट दिस वे. एग्जैक्टली. आई थिंक आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी पर्सनल फिटनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करते हैं. सच एन इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन विद यू सर. कितनी सारी चीज़ें जानने को मिला, और आपकी खुद की पर्सनल फिटनेस जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है. हमारे व्यूअर्स भी ये सुन के और इंस्पायर होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.